दादी को जैसे ही पता चला कि इज़ा को होश आ गया, वो उसको देखने के लिए बेचैन हो रही थी। उनके बार-बार मना करने के बावजूद भी वो अपने कमरे में नहीं रह रही थी और अब वो मजबूर होकर तीनों उन्हें सहारा देकर इज़ा के कमरे की तरफ ले जाने लगे। "आ जाओ दामियार, इज़ा को होश आ गया।" बारिक ने उसे देखते हुए कहा। "हाँ, तुम लोग जाओ देख कर आओ।" वो फ़ौरन बोला। यकीनन थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था। ये तीनों जो उस वक़्त बड़ी हमदर्दियाँ जता रहे थे उसके साथ, उसके गले को आने वाले थे। और हाँ, मैं भूल गया, तुम्हें तो घबराहट होती है ना, इसी वजह से आपको ये देखने भी नहीं आया। तुम यहीं बैठो, हम आते हैं। वो दादी को भी वजह बताने लगा, जबकि वो नरमी से मुस्कुरा दी थी। इज़ू मेरा बच्चा। दादी उसके पास बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरने लगी थी। जब उसने आंखें खोलकर उनके लम्स को महसूस किया। क्या हो गया था तुझे? कैसे गिर गई थी तू वहाँ से? छोटी बच्ची थी क्या? देख कर नहीं चल सकती थी तू? इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है तू? तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया था? कैसे गिर सकती हो तुम वहाँ से? अंधी थी क्या? देख नहीं सकती थी? दादी गुस्से से उससे बोलती तो कभी प्यार से। थोड़ी देर पहले उन्हें बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन अब उसकी हालत देखकर गुस्सा भी आ रहा था। दादी, मैं पूरी टूट फूट गई हूँ, इस तरह से तो ना करें। दिमाग ख़राब नहीं था मेरा, बस ध्यान नहीं था, गिर गई। मुझे थोड़ी ना पता था कि वहाँ से गिरकर सारी हड्डियाँ तुड़वा कर बैठ जाऊँगी। वो मासूमियत से बोली तो बारिक, ज़बर और ज़ारा तीनों मुस्कुरा दिए। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची को कितनी तकलीफ़ है, कितना दर्द है इसे। बाजू भी टूट गया। अल्लाह, मेरी बच्ची के सर पर कितना बड़ा ज़ख्म है। दादी को अब उसके ज़ख्मों की परवाह होने लगी थी। और आप अब भी डांट रही हैं मुझे? वो मुंह बनाकर बोली। अरे मैं कहाँ डांट रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखा कर, ध्यान किया कर, लापरवाही ना किया कर खुद के साथ। जानती है कितनी मुश्किल से तेरी जान बचाई है इन डॉक्टरों ने। कहते थे कि वो बहुत खून ज़ाया हो गया। शुक्र है ज़बर आ गया वक्त पर। और मेरे शहीर को भी किसी ने कुछ बताया है या नहीं अभी तक? दादी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। दादी, शहीर का फ़ोन चोरी हो गया। मैंने फ़ोन किया था तो किसी ने कराची थाने से फ़ोन उठाया और फ़ोन उसका किसी पॉकेट मार की जेब से निकला है। शाम से मैं खुद बहुत परेशान था, लेकिन फिर उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में कराची की फ़्लाइट से कश्मीर पहुंच जाएगा। वो खुद परेशान था, इसलिए मैंने उसे यहाँ के मामलात के बारे में कुछ नहीं बताया। घर आए तो फिर बाकी मुरम्मत होगी उसकी। उसकी फ़िलहाल छोड़ दें आप इस टॉपिक को छोड़ें। बारिक ने तफसील बताते हुए कहा। इज़ा जानती थी कि शहीर कराची गया हुआ है। अम्मी उसके पास बैठे पूछने लगीं तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन नफ़ी में सर हिलाते उसके सर में दर्द की लहर उठी। देखा देखा कैसे झूठ बोला, अल्लाह ने सज़ा दी। ज़बर ने चोरी पकड़ी। उन्होंने मुझसे कहा था वो आते हुए मेरे लिए जैकेट लेकर आएंगे, कॉलेज फंक्शन में पहन कर एक्शन मारूंगी, इसीलिए नहीं बताया किसी को, वरना बाबा आपको पता है ना मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। उसने दांत दिखाते कहा तो सब लोगों के लबों पर मुस्कुराहट आई। तुमने दादी को ये बात क्यों नहीं बताई थी? अगर दादी को नहीं बता सकती, कम से कम बारिक मामू, ज़बर मामू या ज़रान से तो शेयर कर सकती थी ना। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। वो घटिया शख्स तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत कर चुका है। मेरा तो गुस्से से दिमाग ख़राब हो रहा है। और वो शख्स कैसे बेफिक्र यहाँ वहाँ घूम रहा है। इबादत का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसे जैसे ही होश आया उसने रोते हुए इबादत को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। और तो और जोरिश भी वहीं मौजूद थी, लेकिन दादी की हालत देखने के बाद उससे उन्हें कुछ भी ना बताया गया। दादी पहले एंजाइना के अटैक की वजह से अस्पताल में एडमिट थी। अभी अभी वो मेजर हार्ट अटैक से निकली थी। अगर वो इस तरह की बात उन्हें बता देती तो उनकी जान जा सकती थी। अभी अभी उन्हें उनका पोता मिला था। वो हरगिज़ दादी की ज़िंदगी किसी तरह के भी ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी। गलती मेरी भी तो है ना, बिना सोचे समझे उसके घर में गई ही क्यों? मुझे खुद एहतियात करनी चाहिए थी। दादी के बगैर वहाँ जाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये शख्स इतना घटिया और ज़लील है कि वो दादी को धोखा दे रहा है, सबको धोखा दे रहा है। तुम नहीं जानती इबादत, वो सिर्फ ड्रामे कर रहा है। वो दादी से नफ़रत करता है, लेकिन दादी का क्या, वो तो उससे मोहब्बत करती है ना। दादी उसे इतना चाहती हैं कि शायद ही वो उसकी तरफ से कोई दुख बर्दाश्त कर पाए। मैं उस घटिया शख्स की खातिर अपनी दादी को नहीं खो सकती इबादत। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है कि दादी की हालत जैसे ही बेहतर होगी मैं उनको सब कुछ बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि वो शख्स उन्हें धोखा दे रहा है। वो नफ़रत से बोली थी। तुम दादी को नहीं बता सकती, लेकिन अपने भाइयों को तो बता सकती हो ना। तुम्हें अपने भाइयों को ये बात बता देनी चाहिए। जोरिश ने कुछ सोचते हुए कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं भाभी, हंगामा हो जाएगा। आपको क्या लगता है जिस तरह ये बात हम तीनों के बीच में अगर मेरे भाइयों तक पहुंची तो वो खामोश रहेंगे? हरगिज़ नहीं, वो उसे चीर फाड़ के रख देंगे। और फिर दुख किसको होगा? दादी को। फ़िलहाल दादी किसी भी तरह का सदमा बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है। फ़िलहाल आप भी चुप रहे और तुम भी किसी को ये बात नहीं बताओगी। अब दोनों को मेरी कसम है,
वो उन दोनों को समझाते हुए बोली, जबकि ज़ोरिश को ये सब सरासर गलत लग रहा था, जबकि इबादत उसकी कसम के आगे मजबूर हो रही थी। तुम खुद बता देना वरना मैं बता दूंगी, मैं ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकती। उस शख्स के घटिया चेहरे को सबके सामने आ जाना चाहिए। इबादत ने उसे देखते हुए कहा तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। रात तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था जब वो उसे लेकर अपने शहर में दाखिल हुआ था। सारे रास्ते वो उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। वो उसे क्या बताता कि उसके बाप ने खुद उसे ये सब करने के लिए कहा था। वो अपने भाइयों के असल चेहरे से वाकिफ़ हो चुके थे। वो जानते थे कि उनके भाई उनकी बेटी को किसी भी तरह से फंसा लेना चाहते हैं। वो लोग यहाँ पर पूरी एक चाल तैयार करके आए थे। वो आज यहाँ से अरूज के बगैर बाहर कदम नहीं रखने वाले थे। वो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ बैठे थे, जो हर चीज़ में कोई ना कोई गेम निकाल रहे थे। वो उन लोगों को समझ तो पहले ही चुका था, लेकिन वो वहाँ क्या कर सकता था। वो लोग उनके अपने थे, हाजी साहब के सगे थे। वो कैसे उनके खिलाफ आवाज़ उठाता, लेकिन हाजी साहब के इशारे से वो बहुत कुछ समझ गया था। वो कैसे भी अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहते थे। यकीनन वो 3 साल से अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी ज़ुबानें बंद करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए हाजी साहब ने इस तरीके से अपनी बेटी को वहाँ से निकाल लेने का सोचा था। वो जानते थे कि उनकी बेटी कभी किसी भी कीमत पर निकाह के लिए राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपने बाप की जान की खातिर शायद वो पीछे ना हटती। एक लम्हे के लिए तो वो अपने ताया के बेटे से शादी करने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन इसका अंजाम भी वो जानते थे। यकीनन ये मकान अपने नाम लिखवा कर वो उनकी बेटी का क्या हाल करते, हाजी साहब मजबूर होकर रह जाते। और फिर सारी ज़िंदगी इस बात के ताने कि उनकी बेटी किसी गैर आदमी के साथ 2 घंटे गुजार कर आई है। यकीनन उनकी बेटी को भी सर उठाने के काबिल ना छोड़ते। हाजी साहब ने बहुत सोच समझ कर अपनी बेटी की ज़िंदगी की खातिर ये फ़ैसला किया था, जो उसे हरगिज़ गलत नहीं लगा था। लेकिन वो उनकी बेटी का क्या करता, जो मुसलसल रोते हुए आ रही थी। पिछले 3 साल से इस लड़की को उसने अपने ख्यालों और ख्वाबों में बसाया था। हाँ, ये हकीकत थी, वो उसे चाहता था। बहुत साल पहले वो पहली ही नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और फिर वो हर रोज़ उसे देखता था। वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन उसकी निगाहें उस फर्स्ट ईयर वाली स्टूडेंट पर जम सी गई थी। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि उसके क्लास फेलो ये सब चीज़ें नोट कर चुके, और ख़ासकर उसकी क्लास में मौजूद उसका कज़न भी इस चीज़ को नोट कर चुका था। वो तो उसकी मदद की खातिर उसे नोट्स देने गया था, लेकिन उसने आगे से थप्पड़ मारकर उसके नोट्स उसके मुंह पर फेंक दिए। लेकिन वो सब पुरानी बातें थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वक्त गुजर चुका था। वो नहीं जानता था कि नसीब इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। वो पहली नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठा था और अब शायद आखिरी दम तक उसी से मोहब्बत करने वाला था। बेशक खुदा दिल में उसी के लिए मोहब्बत जगाता है जिसे वो नसीब में लिखता है। जो नसीब में ना हो उनके लिए मोहब्बत भी नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा महरम से की जाती है। और आज तो वो अपनी मोहब्बत को दिलो जान से कबूल करने को तैयार था, क्योंकि वो उसकी महरम बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई थी। तुम ठीक हो? अल्लाह, इबादत तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, खैरियत तो है ना? अब तो इज़ा भी ठीक है और दादी भी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कल दोनों ही घर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर तुम इस तरह से क्यों परेशान हो? उसे काफ़ी देर से एक ही जगह बैठे देख वो उसके पास आकर बैठा था। वो ज़रान आप दामियार वैसा नहीं है जैसा। हाँ, दामियार अजीब सा है। खैर मुझे भी अजीब लगता है। उसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्यों उदास हो? वो उसकी दामियार के बारे में की जाने वाली बात को नज़रअंदाज कर गया। समझ सकता हूँ, दादी और इज़ू के साथ अचानक इस तरह की सिचुएशन को लेकर परेशान हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है। और तुम ये ऑफ़िस क्यों 4 दिन की छुट्टियाँ लेकर बैठी हो घर? वैसे तो मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर भी एक अच्छा शोहर होने के नाते तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे हरगिज़ नाराज़ ना करो। समझ रही हो ना मेरी बात को? मैं चाहता हूँ सुबह से ऑफ़िस दोबारा ज्वाइन कर लो। यार, पहले वाले मामलात कुछ और थे, अब कुछ और है। अब तुम्हारे बगैर रहना और भी मुश्किल हो गया। मेरा मतलब है ऑफ़िस का काम मुश्किल हो गया। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, और इस तरह अगर तुम छुट्टियाँ ले लोगी तो मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगी ना। मामा को उस तरफ आते देख वो फ़ौरन अपनी बात बदल गया। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए मुश्किल तो हो गई होगी, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए तुम इसे छुट्टियों पर ही रहने दो, क्योंकि इज़ा की हालत भी तुम्हारे सामने है और दादी भी अभी तुम्हारी ठीक तरह से ठीक नहीं हुई। ऐसे में ये उसके पास रुकेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, और दादी को तो हर वक्त वैसे ही इबादत चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अम्मी कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मुझे भी किसी ने कहा है कि मुझे हर वक्त अपने ऑफिस और कामों के पीछे नहीं लगे रहना चाहिए, बल्कि मेरी एक फ़ैमिली है और मुझे अपनी फ़ैमिली को टाइम देना चाहिए। इसीलिए मैंने
क्या तुमने घर वापस आने का फ़ैसला किया है? अम्मी बेहद खुशी से बोलीं तो वो मुस्कुरा दिया। नहीं, मैंने आप लोगों के साथ वक़्त गुज़ारने का फ़ैसला किया है। अब से हर संडे मैं आप लोगों से मिलने आया करूँगा। मैं घर वापस नहीं आ सकता अम्मी, और ये बात आप भी जानती हैं और आपके शौहर साहब भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ख़ैर, मैं किन बातों में लग गया। मैं ये कहने आया था यहाँ के बारीक भाई और मैं ज़बर अस्पताल में रुकेंगे। बाकी सब लोग आप यहाँ से घर चले जाएँ वापस। तो आप सब लोग घर जाने की तैयारी कीजिए, बहुत वक्त हो चुका है वैसे भी। और आप लोग अब उठें, टाइम नहीं है, अब आप लोगों को घर चले जाना चाहिए। और तुम सुबह ऑफिस छुट्टी कर लेना, क्योंकि कल तो मैं भी ईज़ा के साथ अस्पताल में ही रहूँगा, लेकिन परसों आना मैं इंतज़ार करूँगा। तुम्हारी ज़्यादा छुट्टियाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मुस्कुरा कर कहता वहाँ से निकल गया। माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है मुझे तुम दोनों को इस तरह देखकर। मुझे तो लगता था कि शायद तुम दोनों का साथ मुमकिन ही नहीं होगा, लेकिन देखो ना, वक्त ने सब कुछ बदल दिया। माशाल्लाह, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लगते हो। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी रुखसती हो जाए, लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा जब तक तुम्हारा ये इंटर्नशिप का कोर्स मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक रुखसती नहीं करेंगे। और हम लोग सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम्हें जिस तरह से बेहतर लगे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लो। अगर तुम दोनों को कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ पर तो हमें भी एतराज़ नहीं। चलो आओ इज़ू को देख लेते हैं, फिर घर चलते हैं। वो प्यार से उससे बोली तो वो सिर्फ ख्वाब में सर हिलाती उनके साथ उठकर चली गई। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग किधर हैं? उसने आकर खुद ही घर की लाइट्स ऑन की थी। घर में खामोशी छाई हुई थी। कोई एक भी इंसान उसे सामने मौजूद नज़र नहीं आया था। लेकिन फिर किसी की आहट पाकर चाची अपने कमरे से निकली। बेटा तुम आ गए? सब लोग अस्पताल गए हुए हैं, तुम्हें नहीं पता क्या इस बारे में? इज़ू दामियार के घर गई थी, वहाँ से बालकनी से नीचे गिर गई। अल्लाह पाक ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। खुदा का करम हो गया। तुम्हारी दादी को भी एंजाइना का अटैक हो गया था। क्या बताऊँ तुम्हें, यहाँ पर तो ऐसी मुसीबतें टूटी हैं, लेकिन अल्लाह पाक के करम से अब सब बेहतर है। हालात कंट्रोल में आ चुके हैं। तुम्हें बहुत फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। चाची उसकी तरफ देखते बोल रही थी, जब उनका ध्यान पीछे खड़ी लड़की की तरफ गया था। ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? वो पीछे खड़ी अरूश को देखते हुए बोली थी। चाची, ये अरूश है, मेरी बीवी। मेरा मतलब है कि मैं निकाह करके लाया हूँ इसे यहाँ। मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। हालात ख़राब हो जाने की वजह से इससे निकाह करके इसे अपने साथ ले आया। फ़िक्र मत करें, भगा कर नहीं लाया, इसके बाबा की पूरी रजामंदी के साथ लाया हूँ। उन्होंने खुद हमारा निकाह करवाया। वो उनकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, जबकि दरवाजे पर खड़े बाबा उसकी बात को गौर से सुनते पीछे आते सब कुछ देख रहे थे। क्या कहा तुमने? कौन है ये लड़की? निकाह करके लाई हो तुम इससे? इस तरह से निकाह होते हैं? ना माँ शामिल, ना बाप शामिल, और ना भाई शामिल, और ना बहन शामिल। निकाह किया है तुमने ख़ानदान बरादरी से कटकर। कौन कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? बाप कौन है इसका? ख़ानदान से है? कौन सी बरादरी से है? कौन से ख़ानदान से है? बाबा मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मोहब्बत करता हूँ इससे। हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे इसलिए निकाह करके ले आया हूँ। मज़ीद मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। उनके गुस्से होने पर शहीर ने बात को संभालना चाहा, जबकि इबादत अरूश को एक ही नज़र में पहचान चुकी थी। लेकिन अरूश उस वक्त किसी को भी पहचानने की कंडीशन में नहीं थी। वो सर झुकाए खामोशी से खड़ी ज़मीन को घूर रही थी। देखो शहीर, इस तरह से तुम किसी से भी निकाह करके नहीं आ सकते बेटा। तुमने तो हमारे सामने कभी जिक्र ही नहीं किया इस तरह किसी लड़की का, और अब तुम निकाह करके एक लड़की को घर ले आए। मामा प्लीज़, इस वक्त मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहता। इज़ा के बारे में बताएं, मुझे दादी के बारे में बताएं, बल्कि आप मुझे कुछ मत बताएं। इबादत, तुम अरूश को मेरे कमरे में छोड़ दो। और वो लोग कौन से अस्पताल में दाखिल हैं? मैं खुद अस्पताल जाता हूँ। वो उनसे कहने लगा तो बाबा गुस्से से अपने कमरे की तरफ चले गए। उस वक्त बात को बिगाड़ना भी नहीं चाहते थे वो, और ना ही शहीर उस वक्त इस मसले को खींचना चाहता था। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती थी। फ़िलहाल ज़रूरी था कि वो अपनी बहन से मिले, क्योंकि ईज़ा के बारे में सुनकर वो पहले ही बहुत बेचैन हो चुका हुआ था और अब उसे देखना चाहता था।